केमिस्ट्री के इस सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नीट के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है आपका, वहाँ भी वाइवा के अंदर इसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। राइट, आप लोगों को अगर इस डिस्कशन के दौरान, इस सेशन के दौरान कोई भी डाउट्स आते हैं तो ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं इस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट करूं कि आपके मन में जो भी डाउट है वो मेरी बात सुन कर के ही क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग सेशन। और जैसे कि मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। शुरू करें। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम बात करेंगे कि भाई एल्डिहाइड को अलग करते हैं, कीटोन को अलग करते हैं, और दूसरा जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिटेल में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ लिख दिया है मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेकिन मैं पहले जो है एल्डिहाइड्स को दिमाग में रख करके कुछ बात कर रहा हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम लोग जो है एल्डिहाइड को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज करें तो वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं, ठीक। अगर आप पहले से मेरी क्लासेस देखते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो कुछ एक बेसिक बात मैं हमेशा इस बारे में बताता हूँ, उस बात को आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या मैं बताता हूँ, देखिए बेसिक्स की मैं बिल्कुल बात करूँगा। हम लोगों ने जब बात किया था एल्कीन्स और एल्काइंस का, यानी हाइड्रोकार्बन की जब हमने बात करी थी, तो मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन भी यहाँ बताई थी कि भाई अगर आपके पास कोई भी जो है हाइड्रोकार्बन है, आप उसका कंबशन करा सकते हैं। ये कंबशन की इक्वेशन है प्यारे बच्चों। क्या बनेगा, X कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और Y/2 H2O लिक्विड बनता है। अब क्या होता है कि काफ़ी बच्चे इस बेसिक से थोड़ा सा भटक जाते हैं, इस वजह से फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिए। ये हाइड्रोकार्बन है, जब मैंने एक्सेस में ऑक्सीजन दे दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, ये कन्वर्जन्स में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मान लीजिए इथेन से शुरू करते हैं, राइट। हम पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और पहले ऑक्सीडेशन से हम लोग क्लोरोथीन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एक्वियस KOH का इस्तेमाल किया है, अल्कोहलिक का नहीं है, वरना एलिमिनेशन हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ बना लिया है अल्कोहल। तो आप ध्यान से देखें, इस एल्केन में अगर इन दोनों को ध्यान से आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया और हाइड्रोजन को निकाल दिया यहाँ से, जिसकी वजह से हम लोगों को मिल गया ये एल्डिहाइड। याद रहे, हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है। और अब इसका ऑक्सीडेशन हम लोगों ने अगर किया तो हमें यहाँ पर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसका भी ऑक्सीडेशन आगे कर दें तो क्या होगा। अगर इसको फर्दर आपने ऑक्सीडाइज कर दिया तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ही मिलने वाला है। अगर ये डायरेक्टली ऐसे आपने करा दिया तो इसको हम लोग कंबशन कह देते हैं। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों। या तो ये साइकिल लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो डायरेक्ट आप कंबशन भी करा सकते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ।
तो अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करा दिया, डायरेक्टली मिल गया। अदरवाइज आप रिएजेंट का इस्तेमाल करते गए, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन डालते चले गए, उस थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन से ये हुआ कि आपको अलग अलग कंपाउंड मिलते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं ये ऐसे करा दूं, अल्कोहल को डायरेक्टली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा दूं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल को मैं एल्डिहाइड में कराऊं तो मैं बोलूँगा कि माइल्ड है। एल्डिहाइड को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कराऊं, मैं बोलूँगा माइल्ड है। हाँ, आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं और स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ हमने अभी सिर्फ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की बात करी, कीटोन की भी बात नहीं करो। ठीक है, एक तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम लोगों से पूछा जाता है कि मान लीजिए इसी ग्लास है, इसी के अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे किया जाएगा? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन ओवर हियर? तो हम कहते हैं सर कुछ रिएजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन से रिएजेंट है? तो हम कहते हैं सर फेलिंग सोल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट, दो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्या होता है देखें जरा एक बार, चलिए रिएक्शंस को देखते हैं एक बार। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन, है ना? तो टॉलेंस रिएजेंट की हम लोग पहले बात कर रहे हैं। टॉलेंस रिएजेंट, तो ये क्या है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियकल सिल्वर। पूरा कंपाउंड जो है इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो Ag है ये +1 स्टेट में, अमोनिया आपको पता है कि न्यूट्रल होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज हो करके एसिड में बदल गया, और ये Ag+ जो है ये Ag में बदल गया, यानी ये रिडक्शन हो गई, यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया। और सिल्वर जो है ना वो जो जैसे ये मान लेते हैं, हालांकि ये टेस्ट ट्यूब तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है तो इसकी बाउंड्री पर एक सिल्वर कोटिंग आ जाएगी जिसको कि हम लोग सिल्वर मिरर का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट का नाम भी दिया जाता है। तो ये सिल्वर मिरर जो है ये हमें यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि भाई ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और ये Ag+ आयन जो है वो रिड्यूस हो गया और सिल्वर मिरर हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई एल्डिहाइड तो इससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कीटोन क्यों नहीं होता? कीटोन में क्या गड़बड़ हो जाती है? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्टेटमेंट हमें पढ़ने को मिलता है कि भाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो सिल्वर मिरर बना लेता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। क्यों? जैसे एग्जांपल है, देखिए नीचे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ ये एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए ये तो कीटोनिक पार्ट है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा पर ये OH लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब टॉलेंस रिएजेंट से हमने इसे रिएक्ट करवाया तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर हम लोगों को ये जो सिल्वर मिरर है देखिए यहाँ पर ये मिल गया और कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो गया। अच्छा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी है। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये एक और आ जाता है कि मान लीजिए ऐसे है, तो क्या अब भी है तो ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी ना, लेकिन क्या ये टॉलेंस टेस्ट दे पाएगा? तो तीन सवाल हमारे पास आ गए। पहली बात कि सिर्फ एल्डिहाइड क्यों, दूसरी बात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों,
और तीसरी बात, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ऐसा ही क्यों, ऐसे वाला क्यों नहीं? तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक इंडिकेटिव मैकेनिज्म दूंगा। इंडिकेटिव मैकेनिज्म होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत ही डिस्क्रीट मैकेनिज्म हम लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो वो चीज़ जो आपकी समझ में आ जाए और इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। मैकेनिज्म एज सच आपसे कोई पूछेगा नहीं कि 2 नंबर में इसका मैकेनिज्म बता दें, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा और इन सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बताइए भाई, तैयार हैं? करें, शुरू करें मैकेनिज्म? हाँ, चलो जी। हाँ, तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट की या टॉलेंस टेस्ट की। सिल्वर मिरर टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कंपाउंड क्या लिया है प्यारे बच्चों? यहां पर हमने लिया RCH, ठीक है। पहली स्टेज में मैं क्या बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि OH माइनस आयन जो है वो इसके ऊपर जो है यहाँ अटैक करेगा, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा RCO नेगेटिव OH और H, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने OH माइनस आयन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ? हाँ, लिखते जाइए साथ साथ। तो सेकंड स्टेप में मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे पास 2 Ag प्लस है। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस चार्ज जो है ये किस वजह से आया है यहाँ पर? देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था, यानी कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये और एक ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस ऑक्सीजन के पास हैं। एक तो उसका खुद का है और एक उसने कार्बन से छीन लिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Ag प्लस को दे देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। ये मानते हैं आप लोग? ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर RCO पॉजिटिव HOH प्लस 2Ag, जो कि हमारा ये सिल्वर मिरर बन गया, ये निकल गया यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? अब ये इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखिएगा आप। ध्यान रहे, इंडिकेटिव मैकेनिज्म है, कोई कॉपीराइट नहीं है कि मेरे को ये आता है, इंडिकेटिव है, समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर RCO प्लस HOH ये कंपाउंड है। अब क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कार्बन से बोलेगा अरे भैया इलेक्ट्रॉन दो मुझे। कार्बन क्या करेगा? कार्बन को दूसरी तरफ से ऑक्सीजन और खींच रहा है, तो कार्बन बोलेगा भाई मैं तो क्या करूं, मैं एक ही काम कर सकता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन खींच लूं, ठीक है। अब H प्लस को यहाँ से निकालना है, तो सहारा किसी का और मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो एक काम करते हैं, एक OH माइनस आयन मॉलिक्यूल यहाँ पर और इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला यहाँ इस्तेमाल किया गया है, दूसरा यहाँ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ऐसा अगर हुआ तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया, तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये मिलकर के एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। RCOO ये OH हो गया और साथ में आपको मिल गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया, क्योंकि हमारा बेसिक मीडियम है OH माइनस, तो ये सॉल्ट में बदल जाता है RCOO माइनस प्लस वाटर, ठीक है। ये देखिए ये फाइनली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया है। और यहाँ पर वापस से हम लोग जरा इसको काउंट कर लें कि भाई एक OH माइनस आयन यहाँ लिया, एक यहाँ पर लिया और एक यहाँ पर लिया था। 3 OH माइनस आयन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और जो हमारा एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। पहली बात, अब मैं आऊँगा इस बात के ऊपर दोबारा से। पहली बात क्या है
कि भाई कीटोन क्यों नहीं रिएक्ट करता है। आप देखिए इस पूरे डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हाइड्रोजन, देखिए एल्डिहाइड के पास ये हाइड्रोजन है, ये जो COH के साथ H यहाँ पर है। अगर मेरे पास कीटोन होता, यहाँ स्ट्रक्चर आप बना करके देखिए, R C डबल बॉन्ड O, ये है C, जो भी CH3 मान लीजिए CH3 आपने ले लिया, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता, RCO प्लस, यहाँ OH होता और H की जगह पर यहाँ CH3 होता। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड थोड़ा मजबूत बॉन्ड है, हालांकि ये कार्बन हाइड्रोजन भी मजबूत है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए आप OH माइनस आयन का सहारा ले सकते हैं। ये H प्लस की फॉर्म में निकाला जा सकता है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना, विल नॉट बी एबल टू डू दिस। इसी वजह से ये जो कीटोन है वो इस ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। समझ में आ गई बात। तो पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ हमें कि भाई एल्डिहाइड क्यों ऑक्सीडाइज हो गया और कीटोन क्यों नहीं हो पाया, ये क्लियर हो गया, पहली बात थी। दूसरी बात थी जो मैंने बोला कि भाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो हो जाएगा, और मैंने इक्वेशन भी आप लोगों को लिख करके बताई थी। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या चक्कर है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास बड़ी चतुराई से हम लोगों ने ये कंपाउंड ले लिया है, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी। हाँ, अब इसमें क्या खास बात है, देखिए ये जो कंपाउंड है प्यारे बच्चों, ये टॉटोमराइज कर सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कीटो पार्ट है, फाइन। तो अभी ये कंपाउंड जो है फर्स्ट स्टेज में RCOH डबल बॉन्ड CHOH, देखिए ये हो गया इन, और इसकी वजह से हो गया ऑल, इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है फर्दर देखिए, अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो लेबाइल यानी कि आवारा बन जाता है, और एक दूसरा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ होता है, और ये RCOH, ये H यहाँ आ गया, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि C डबल बॉन्ड को यहाँ आ गया, ये वापस से इनॉलिक फॉर्म से आपका कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये COH ग्रुप, यानी कि ये हाइड्रोजन जो आपको चाहिए, जो मैंने अभी ऊपर वाले स्टेप में बताया, ये आपको यहाँ पर मिल गया। क्यों मिल पाया, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी था, ठीक है, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट दे पा रहा है। अब तीसरा सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर ऐसा है तो क्या ये भी देगा। अब आप यहाँ पे खुद करके देखिए कि पहले स्टेप में जब आप कीटोइनॉल करवाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए COH CH3। सेकेंड स्टेप में जब आप कीटोइनॉल करवाते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा। क्या इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में आपके पास एक कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया, क्या दिख रहा है कहीं पर, आपको बताइए। तो क्या वो H प्लस आप निकाल पाएंगे, जो यहाँ इस स्टेप में मैंने निकाला था, नहीं निकाल पाएंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, लेकिन क्या ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। तो ये बात आपको ज़रा ध्यान में रखनी होगी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देगा, लेकिन आपको ये समझना है कि वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि टॉटोमराइज होने के बाद यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप आपको मिल जाता है, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको यहाँ मिल जाता है, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है टॉलरेंस दे देगा, लेकिन हर अल्फा हाइड्रोक्सी देगा नहीं। तो अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिससे आपको ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाए वो ही टॉलरेंस टेस्ट दे पाएगा, हर एक अल्फा हाइड्रोक्सी
कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो बताइए समझ में आ गई आपको ये बात? बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। हो गया क्लियर? पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए अब मैंने आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे बताया था कि आपको मैंने OH माइनस आयन जो है वो गिनवाए थे कि 1, 2 और जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने OH लिया था, यानी कि 3 OH माइनस का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल, ये देखिए थर्ड था, 3 OH माइनस आयन का इस्तेमाल मैंने किया था। एक बार रिएक्शन को वापस से देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन, यहाँ लिखी गई है, आप देखिए और मुझे बताइए ध्यान से कि कितने OH माइनस आयन आपको यहाँ लिखे गए? 3 लिखे गए। समझ में आ गई बात? क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, आप बैलेंस इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर 2Ag लिखा हुआ है, राइट, और मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बताया कि कैसे वो 2Ag प्लस का यूज़ किया जा रहा है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया गया। क्लियर हो गया? बैलेंस इक्वेशन समझ में आ गई। ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये रिएक्शन जब लिखते हैं तो ये 2 यहाँ लिखना भूल जाते हैं, फिर हम बड़े खुश होकर के आते हैं कि हमने तो रिएक्शन लिख दी थी, वो तो नंबर मिलते नहीं। फिर आप कहते हैं नहीं मैंने तो ठीक लिखा था, वो गलत कैसे हो गया? लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं थी। तो 3 इंपॉर्टेंट सवाल, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं उसमें। चलिए आगे बढ़ें हम लोग अब बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है, फाइन, यहाँ पर हमारे पास हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं CuSO4.5H2O या कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम लोगों को एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये Cu जो है ये 2+ स्टेट में है और यहाँ पर ये 1+ स्टेट में है। तो ये हो गया, क्या हुआ? ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये तो आपको दिख ही रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग जब फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम उसमें रोशेल सॉल्ट, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट भी बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्या होता है देखिए, टार्टरिक एसिड क्या होता है याद है? देखो मीजो आइसोमर बना दिया ना मैंने इसका, ये टार्टरिक एसिड है। अब यहाँ पर आप O-K+, O-Na+, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्लियर? इस सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, NaOH ले लेते हैं साथ में, और कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर सल्फेट .5H2 CuSO4.5H2 लेते हैं, जो कि ब्लू कलरेशन का होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, हमने ये फेलिंग सॉल्यूशन जो बनाया, इसको अगर डाला यहाँ पर, तो वो जो फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। कलर चेंज बोले तो ये ब्लू से रेडिश ब्राउन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सवाल पहला, एल्डिहाइड ही क्यों देता है, कीटोन क्यों नहीं ये टेस्ट देता? कीटोन में क्या दिक्कत आ रही है? दूसरा, हम आगे जब इसको बढ़ते हैं, आगे जब बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलरेंस और फॉलिंग्स दोनों दे देता है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है, इट रिड्यूसेस द टॉलरेंस रिएजेंट, हाउएवर इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। कि यार टॉलरेंस तो दे देता है, फेलिंग्स नहीं दे पाता, ये क्या चक्कर है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? तो 2-3 सवाल यहाँ पे भी बन गए हमारे, है ना। चलिए
अब इनका जो है सॉल्यूशन हम लोग जरा ढूंढते हैं वापस से एक इंडिकेटिव मैकेनिज्म को यूज करके। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा तो मैं फिर से दोहरा दूं, ये लाइव क्लास है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया ये नंबर देख रहे हैं नीचे व्हाट्सएप का, इस पर आप अपने व्हाट्सएप भेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेलिंग्स टेस्ट की। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड है। पहले स्टेप में OH माइनस आयन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेस है वो इस H प्लस को निकाल लेता है, वो इस H प्लस को निकाल लेता है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, वो इस माइनस चार्ज को यहाँ देगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज चला जाएगा, यानी कि इनोलेट आयन जो है वो यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो RCH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ठीक है, ये इनोलेट आयन हम लोगों ने यहाँ बना लिया। ठीक है, ये इन है और ये तो इनोलेट आयन हमने बना लिया। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखिए यहां पर हम देखिए Cu2 प्लस आयन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग Cu2 प्लस, और साथ ही साथ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर OH माइनस। ठीक है, इंडिकेटिव मैकेनिज्म है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं कहता हूं कि ये Cu2 प्लस की वजह से, पहले Cu2 प्लस की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड है इस पर ये अटैक कर रहा है। तो मैं इस अटैक को इस तरीके से दिखा रहा हूं कि देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक माइनस चार्ज और इस कार्बन पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। और इस पॉजिटिव चार्ज पर मैं इस OH माइनस आयन का अटैक करवा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, कि क्यों आ रहा है, क्योंकि Cu2 प्लस सिस्टम में प्रेजेंट है, एक तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, फाइन, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं और बाइफर्केट करके दो स्टेप बता सकता हूँ, बट अगर हम इसी स्टेप को ध्यान में रखेंगे हमें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे और अननेसेसरी लंबा मैकेनिज्म नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मिलेगा RCH माइनस CO नेगेटिव OH H। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिलेगा। अब क्या है प्यारे बच्चे कि हम यहाँ पर Cu2 प्लस दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनस है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस इस Cu2 प्लस को दिया जाएगा, जिस वजह से ये जो Cu2 प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन दिए गए तो CH प्लस आ गया, जैसे अभी पिछले टॉलरेंस वाले केस में मैंने बताया। और यहाँ ये हमारे पास, ये देखिए प्लस 2Cu प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये Cu2 प्लस जो है रिड्यूस हो गया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। यहाँ फिर से वही सवाल उठता है हमारे पास कि सर कीटोन क्यों नहीं देता, कीटोन में क्या गड़बड़ है। अब देखिएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। अब बहुत ही सिमिलर सा स्टेप आपको यहाँ देखने को मिलता है कि जब ये माइनस चार्ज यहाँ वापस आता है
तो कार्बन देखिए पेंटावेलेंट होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर H- के फॉर्म में निकलता है और इस कार्बन प्लस से जाकर के जुड़ जाता है। वापस से CH बॉन्ड के ब्रेकेज की बात आई, क्या कीटोन के अंदर आपको ये CH बॉन्ड मिलेगा? आप कहेंगे सर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो फेलिंग्स टेस्ट वो नहीं दे पाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो अब जो है यहां पर आपको मिल गया RCH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब वापस से यहाँ OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, एक बार जरा OH माइनस आयन काउंट कर लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एक OH माइनस आयन का इस्तेमाल किया, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर यूज़ किया, तीसरा हमने यहाँ 3 OH माइनस आयन का इस्तेमाल हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 Cu2 प्लस आयन आए थे, 2 Cu2 प्लस थे ना, तो 2 Cu प्लस 2 OH माइनस आयन और यूज़ करते हैं और Cu2O बना लेते हैं, साथ में वाटर बनाते हैं। ये आपका रेडिश ब्राउन PPT होता है। क्लियर है? तो जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपको RCHO प्लस 2 Cu2 प्लस 5 OH माइनस ऐसे लिखना होगा। क्लियर है? ताकि आप यहाँ पर RCOO माइनस लिखें और Cu2O लिखें। ठीक है, इसका ध्यान रख लीजिएगा बेटा, यहाँ गड़बड़ आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आपको अब ये समझ में आ गया कि भाई ऐसा क्यों है कि एल्डिहाइड तो हैं वो फेलिंग से टेस्ट दे देते हैं और कीटोन नहीं दे पाते। अगर मैं यहाँ पर आपको वापस से ये सवाल पूछूंगा कि क्या ये कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा, कि क्या ये कंपाउंड जो है वो फेलिंग टेस्ट दे पाएगा? तो देखिए, याद है हमने कीटोनॉल से कन्वर्ट करा के क्या करवाया? पहले केस में क्या किया था प्यारे बच्चे हम लोगों ने? यहाँ पर CH2 होना चाहिए, यस। तो पहले केस में हम लोगों ने ये करवाया और दूसरे स्टेप में हम लोगों ने ये करवाया था, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया था। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये कंपाउंड भी जो है फेलिंग टेस्ट दे देगा। ठीक, अब एक बात जो अभी हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि सर बेंजल्डिहाइड में क्या प्रॉब्लम है? अब ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? ये फेलिंग सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहा है? क्या रीजन है? तो यहां जो सबसे पहला स्टेप है रिएक्शन का, वो आपकी मदद करेगा, यानी मैकेनिज्म में जो हमने पढ़ा। ये देखिए, यहां देखिए, ये पहले स्टेप के अंदर प्यारे बच्चे बताइए कौन सा हाइड्रोजन यहां से निकाला जा रहा है? कौन सा हाइड्रोजन? ये कौन सा हाइड्रोजन है? तो आप बोलेंगे सर इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन की स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन के निकलने के बाद ही इनोलेट आयन बनना शुरू हुआ। अब जरा वापस से बेंजल्डिहाइड के ऊपर नज़र डालते हैं। ये रहा बेंजल्डिहाइड। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन।
तो आप यहाँ इनोलेट आयन कैसे बनाएंगे? तो बेंजल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। एक और बात हमें सुनने को मिलती है कि नहीं देखो वो टॉलेंस जो रिएजेंट है ना वो स्ट्रांग होता है इसलिए टॉलेंस दे देता है, लेकिन फेलिंग्स वीक होता है। अब ये बात कई बार समझ में नहीं आती, यार इस बात क्या ये बात गलत है? नहीं, बात गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें लोगों को नहीं मिल पाता है इस बात का। मतलब इसमें अगर बोल दें कि क्यों, कैसे, तो फिर हम फंस जाते हैं कि नहीं वो तो किताब में लिखा था कि भाई टॉलेंस जो है स्ट्रांग है, राइट। देखिए टॉलेंस तो वो इसलिए दे देगा ना क्योंकि टॉलेंस में तो हम लोगों हम क्या ढूंढ क्या रहे थे? हम तो ये CH बॉन्ड ढूंढ रहे थे, बस ये दिख रहा था तो ठीक है, हमारा काम चल रहा था वहाँ पर। तो वो है यहाँ पर CH बॉन्ड है तो टॉलेंस रीजन दे देगा, ठीक है। सिल्वर मिरर आ जाएगा। फेलिंग्स में हम क्या ढूंढ रहे हैं? फेलिंग्स में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं मिला तो क्या करें? समझ में आ गई बात? क्लियर है? फॉर्मिक एसिड की अभी बात की गई। अब देखिए फॉर्मिक एसिड के अंदर क्या है, ये तो यू हैव दिस H, इजीली ऑक्सीडाइज आप इसको कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिज्म से हमें पता लगता है, लेकिन मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो क्या, वो ये कि एक इंडिकेटिव मैकेनिज्म होता है प्यारे बच्चों। मतलब ये कोई डिस्क्रीट स्टैम्प्ड मैकेनिज्म नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म से हमारे सवालों के जवाब आ जाते हैं, राइट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट और उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है, फाइन। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये टॉपिक जो है ना वो हमें क्लियर नहीं होता है, हम सिर्फ याद करके चले जाते हैं, फिर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। तो आई होप अब वो गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक हम लोगों की बात हो गई एल्डिहाइड्स को लेकर के। एल्डिहाइड्स का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है कि भाई उसके ऑक्सीडेशन को लेकर के हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कीटोन्स की। तो कीटोन्स में प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चे? कीटोन्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दोनों ही तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ही तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। जब आपने एल्डिहाइड की बात करी थी तो एल्डिहाइड के केस में एक तरफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट करना थोड़ा सा आसान लगा, आसानी से हो गया, या हमें पता है कि कंपाउंड क्या बनेगा। लेकिन कीटोन के केस में ये गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नज़र आता है। तो अब सवाल क्या उठता है, भाई इसको तोड़ें या इसको तोड़ें, क्या करें, है ना, फाइन। अच्छा, अब क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है, तो हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए इसीलिए आप यहाँ पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 लेकर के चल रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हॉट होने से स्ट्रांग हो जाता है क्या एजेंट? देखो बेटा, हॉट का मतलब ये है कि आप जो है वो सही कंडीशंस दे रहे हैं उस रिएजेंट को कि उसमें इतनी एनर्जी हो कि वो सामने वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो यस, हॉट होने की वजह से, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग एजेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप यहीं पर कोल्ड और डाइल्यूट करेंगे तो वो माइल्ड या वीक एजेंट की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन अगर आप हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर K2Cr2O7 आपने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसिडर्ड HNO3। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, या तो ये वाला या ये वाला, कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैंने यहाँ से ब्रेक करवाया है। ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ। अब एक नॉर्मल कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसको दो दो ऑक्सीजन मिल गए। भाई इसको इस तरीके से समझा करो, भाई इस कार्बन को तो दो दो ऑक्सीजन मिल गए ना, तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा तभी तो वो इसको दो ऑक्सीजन दे पाया।
है ना, बात समझ में आ रही है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही तो इसको ये दो दो ऑक्सीजन दे देगा, है ना। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस कार्बन को भी एक ऑक्सीजन मिल गया। तो पहली बात तो हमें समझ में आई कि जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक स्टेप डाउन रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको कम कार्बन वाला कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिले, मगर किसी एक के अंदर रिएक्टेंट के मुकाबले कार्बन कम है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन। ठीक है, नोट कर लो, दोनों ही बातों को नोट कर लो, है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर लेकिन कौन सा बॉन्ड तोड़ें, मतलब आपने ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये वाला क्यों तोड़ा। तो भाई इस बात के लिए हम लोगों को एक रूल जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग पॉपऑफ्स रूल कहते हैं। वी कॉल दिस एज द पॉपऑफ्स रूल। ये देखिए पॉपऑफ्स रूल, ठीक है। तो ये जो पॉपऑफ्स रूल है ये क्या समझाता है, ये कहता है फिशन यानी कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वो इस तरीके से टूटेगा कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो CO ग्रुप के साथ जाएगा। अब देखिए मतलब यहाँ देखिए ये कार्बन है, राइट हैंड साइड पर आपको क्या दिखता है, राइट हैंड साइड पर आपको एक मिथाइल ग्रुप दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या दिखता है, तो आप कहते हैं सर यहाँ तो हमें प्रोपाइल दिख रहा है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर मिथाइल छोटा है, बड़ा सी बात है। तो जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप के साथ रहेगा। तो इसीलिए अब देखिए इस सर्कल से मैंने आपको डिनोट किया है कि ये अलग निकल जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये दो कार्बन वाला क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो एसिटिक एसिड बन गया। और ये तीन कार्बन वाला तो ये प्रोपेनॉइक एसिड बन गया। ठीक है, तो पॉपऑफ्स रूल को ध्यान रखें कि कीटोन में आपको दोनों तरफ देखना है कि कहाँ पर कम छोटा एल्काइल ग्रुप है। अब कुछ बच्चे ना बड़े नटखट होते हैं, वो ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा सर ये बताओ, ऐसे पूछेंगे, अच्छा सर ये बताओ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अरे तो क्या होगा यार, इसको तोड़ लो या इसको तोड़ो, बात तो बराबर है भाई। अगर आप ऐसे ब्रेकअप करते हो तो एक इथेनॉइक और एक प्रोपेनॉइक, इसको ब्रेक करते हो तो भी एक इथेनॉइक और एक प्रोपेनॉइक, तो ये तो सिमेट्रिकल कीटोन हो गया ना। तो सिमेट्रिकल कीटोन में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम तो होगी अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर। अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, इस सर्कल को ध्यान से देख लें, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाएगा। बस ये क्लियर होना चाहिए आपको, है, समझ में आ गई ये बात, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों हमारे पास बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। यहाँ ये नेम रिएक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पर बेंजोइक एसिड या परऑक्सी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सर ये क्या होता है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये पर, ये है पर लिंकेज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पर बेंजोइक एसिड। अगर यहीं पर ये C6H5 की जगह पर आप CH3 लगा दें तो वो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड कहलाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेकअप करके हमें नेसेंट ऑक्सीजन एटम जो है वो हम लोगों को मिल जाता है, और वो यहाँ कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है एंड वी गेट द एस्टर। ठीक है,
फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सर ये कहाँ पर ऐड होगा। मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से कीटोन है, आप वापस से पोपॉफ्स रूल का इस्तेमाल करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, कि जहाँ पर कम, जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। जिस तरफ कम कार्बन है उस तरफ ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और आपको एक एस्टर मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हुआ आपका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ध्यान रहे जहाँ पर भी ये पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड, पर ऑक्सीएसिटिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, आप इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में पहले हम लोग बात करते हैं क्लेमेंसेंस रिडक्शन की, जिसके अंदर जिंक अमलगम और HCl का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ कहते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो पूरा का पूरा जो है एकदम से हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन में बदल जाता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा नीड स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो ये कि देखिए आप यहाँ पर HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कंपाउंड के अंदर आपके पास कोई बेसिक ग्रुप है, जैसे देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है कि नहीं, ठीक है, तो अगर आपके पास ये बेसिक ग्रुप है तो क्या होगा कि ये जो Cl है ये इसके साथ इंटरेक्शन ज़रूर शो करेगा। इसको बोला जाता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो आप क्लेमेंसेंस रिडक्शन वहाँ पर ना करें जहाँ पर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जिंक अमलगम का इस्तेमाल किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये जो OH माइनस आयन है इसका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा और आपको यहाँ Cl मिलेगा। ये नहीं मिल पाएगा, दिस विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्लेमेंसेंस रिडक्शन की बात आप करें तो देख लें कहीं कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप तो नहीं है। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है तो ठीक है, आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये आप देख लें, क्योंकि नीट में नॉर्मली अब ऐसा नहीं होगा कि वो आपको सीधा सीधा सवाल पूछेगा, इस तरीके से सवाल पूछेगा। मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पर वो सिर्फ इस रिएजेंट को देखते हैं और इसको जो है वो एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर नज़र ही नहीं जाती है कि यार ये भी था। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद फिर माथा पीटता, अरे यार मिस हो गया, अरे बोलते हैं तो मिस हो गया, है ना, वो ना करें। अब अगला देखते हैं बेटा हम लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज योर वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो कीटोन है वो आप देखिए एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। रिएजेंट यहाँ पर NaOH, इथिलीन ग्लाइकोल, बट साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा मेरा मिस्टेक हुआ, इट शुड बी NH2, ये ऐसे होगा, एक एन मेरा यहाँ गलती से मिस हो गया। तो ये है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मैं लिख देता हूँ हाइड्राजीन। ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप NaOH का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप वहाँ पर ना हो, वरना OH माइनस आयन जो है अपना रंग वहाँ पर दिखाएगा। तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक रिएक्शन के बारे में मैं यहाँ पर और आप लोगों से बात करना चाहूँगा, और वो है प्यारे बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। हालांकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस से कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो प्यारे बच्चे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है उसके लिए हम लोगों को चाहिए मिथाइलेटेड कीटोन। क्या चाहिए? मिथाइलेटेड कीटोन चाहिए होता है। मिथाइलेटेड कीटोन मतलब ये इस तरीके से,
ठीक है। और यहाँ पर आपको आप देखेंगे जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा X2OH माइनस है, बस कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं देगा। अब इसी से आप समझ जाइएगा। तो ऐसा जब आप करेंगे तो ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है, आपको यहाँ पे RCOO माइनस प्लस CHX3 मिलता है और ये होता है हेलोफॉर्म, ये होता है हेलोफॉर्म। ठीक है। अब अगर आयोडीन लिया गया है तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन लिया गया तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों, इसको ज़रा समझेंगे और अब आपको बड़ा आसान लगेगा क्योंकि हम पहले ये चीज़ काफ़ी कर चुके हैं। आप जो है ऑक्सीडेशन देख ही चुके हैं, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए क्या है, R C डबल बॉन्ड O CH2H। ठीक है। तो पहले स्टेज में जब आपने OH माइनस आयन का इस्तेमाल किया तो OH माइनस आयन क्या करेगा, अब तो आपको पता है कि सर OH माइनस आयन जो है यहाँ से H प्लस को निकालेगा, तो ये कार्बन पर माइनस चार्ज आया तो वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक इनोलेट आयन वो यहाँ बना लेगा। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इनोलेट आयन। ठीक है, इनोलेट आयन। ठीक है। इनोलेट आयन का फ़ायदा ये होता है कि ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो है इस पर अटैक कर सकता है। हाँ, तो अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या दिखाते हैं, प्लस X2। ओके। तो ये जो पाई बॉन्ड है प्यारे बच्चे, ये पाई बॉन्ड इस X पर अटैक करता है, ये X निकल जाता है। ठीक है। दिस इज हाउ दिस टेक्स प्लेस। अब आप बोलेंगे सर ये पाई बॉन्ड अटैक करता है तो बीच में क्या बना रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग फॉर्मिंग। तो देखो इसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक साइक्लिक हेलोनियम आयन जो है वो यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले केसेस में भी देखा है कि ये किसकी प्रेजेंस में होने वाला है, ये कैसे ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखें कि अब यहाँ पर दूसरा OH माइनस आयन अपना रोल प्ले करेगा। हाँ, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या क्या रोल प्ले करने वाला है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, इस हेलोजन पर प्लस चार्ज है। अब ये जो OH माइनस आयन है ये यहाँ कंबाइन कर जाएगा जहाँ पर प्लस चार्ज है। ये ट्रिक है यहाँ पर, इसको समझ लें। आपने इसको समझ लिया मतलब फिर मैकेनिज्म में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो अब ये क्या बन जाएगा, RCO माइनस OH CH2X। समझ में आ रही बात, क्लियर है, फाइन, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो CH2X आपको पहले स्टेप में मिला, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जहाँ एक हाइड्रोजन को X से आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो सेकंड पर जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है आगे बनते बनते ये RCO माइनस OH CX3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट स्टेप के अंदर ये O माइनस यहाँ पर आया और ये CX3 माइनस आयन यहाँ से निकला, यानी कि RCOOH प्लस CX3 माइनस यहाँ से निकलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया एसिड। ठीक है। और इस तरीके से रिएक्शन खत्म होगा। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। स्टे विद अस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय बाय।